हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 14 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इस कक्षा की। सबसे पहले आपको बता दें, आज के दिन यानी कि हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये दिवस क्यों मनाते हैं, इसका मतलब क्या है। ये 14 अगस्त वही दिन है जिस दिन पाकिस्तान हमारे भारत से पृथक हो गया था अंग्रेजों के समय। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हमें अंग्रेजों से मुक्ति मिली, लेकिन दुख इस बात का रहा कि पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 अगस्त को, लेकिन हमारे लिए तो क्या है, वो एक विभीषिका दिवस ही है, क्योंकि ऐसा दिन जिस दिन वो हमारा टुकड़ा हमसे अलग हुआ था। देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा था और अपनी जान तक उन्हें गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया था। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 2021 में इन्होंने ये निर्णय लिया था इस दिवस को मनाने का। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अभी कल जैसे कि आपको पता है 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन हमारे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। ठीक है, चलो जी, अब हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका आज जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष का किसी न किसी मायने में नाम रोशन किया है। तो चलो सबसे पहले इनके बारे में आपको बता देते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं, आपको बता देते हैं। ऐश्वर्या पिसे, ये क्या है, ये इनका नाम है। अब आप इनसे संबंधित एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। ऐश्वर्या पिसे निम्नलिखित में से किस खेल में एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो जल्दी से आपको बताना है। क्रिकेट, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, मोटर स्पोर्ट्स। यहां पर अगर आपने डी ऑप्शन टिक किया है तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनके गेटअप से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये मोटर स्पोर्ट से संबंधित हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 1995 में हुआ था। कहाँ पे हुआ, तो आप कहेंगे बेंगलुरु। और ये जो बेंगलुरु है ये कहाँ पर है, तो ये तो कर्नाटक की राजधानी है। तो मूल रूप से कर्नाटक से बिलोंग करती है। भारतीय सर्किट और ऑफ रोड मोटरसाइकिल रेसर ऐश्वर्या पिसे। और ऐसा कहा जाता है कि मोटर स्पोर्ट वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी ये बनी थी। साल 2019 में उन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया था। ठीक है ना, तो 2019 में इन्होंने क्या किया था,
मोटर स्पोर्ट वर्ल्ड कप जीता था। चलिए बहुत बढ़िया, इनके बारे में आप और भी ज्यादा यहाँ पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये फोटोज मैंने आपके लिए दिखाने का प्रयास किया है ताकि आपको पता लगे। एक मोटरसाइकिल रेसर है ये, ऑफ रोड मोटरसाइकिल रेसर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आज इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो। अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम तो हर कोई जानता है, ठीक है ना। 90 के दशक के जितने भी लोग हैं सभी इनके नाम से वाकिफ होंगे। इनका नाम है जॉनी लीवर। आज इनका भी क्या है, जन्मदिन है। इनका जन्म आज ही के दिन 1957 में हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ, प्रकाशम क्षेत्र है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। तो मूल रूप से आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं जॉनी लीवर। जब हम बात करते हैं इन्होंने किस रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये हमारे भारत के बड़े ही प्रसिद्ध हास्य अभिनेता हैं। एक बहुत बेहतरीन कॉमेडियन है ये जॉनी लीवर। अब आप इनसे संबंधित एक क्वेश्चन का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। भारतीय हास्य अभिनेता जॉनी लीवर का वास्तविक नाम क्या है? बदरुद्दीन काजी, जॉन प्रकाश राव, हरि कृष्ण गोस्वामी, मोहम्मद यूसुफ खान। अगर आपने बी ऑप्शन टिक किया होगा तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। जॉनी लीवर का मूल नाम जॉन प्रकाश राव है, ठीक है ना, जॉन प्रकाश राव। और मूल रूप से ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा में इन्होंने अपना बखूबी नाम कमाया। इनके जो अभिनय की अगर हम बात करें तो बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें इन्होंने कार्य किया, जैसे बाजीगर आपने मूवी देखी होगी, बादशाह, कर्ण अर्जुन, राजा हिंदुस्तानी, तेजाब, काला बाजार, किशन कन्हैया, चमत्कार। इस प्रकार की बड़ी प्रसिद्ध जो फिल्में रही हैं एक जमाने में, उन फिल्मों में इन्होंने कार्य किया है बड़े बेहतरीन तरीके से। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। जी सिने अवार्ड इनको दिया गया 2022 में। इनको सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के रूप में अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। तो और भी ज्यादा जानकारी आप इनके बारे में जान सकते हैं। भारत के पहले स्टैंड कॉमेडियन के रूप में ये जाने जाते हैं। 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं ये। लगभग 300 से भी ज्यादा मूवीज में ये काम कर चुके हैं, लेकिन इनकी सबसे प्रसिद्ध जो फिल्म मानी जाती है वो है बाजीगर। उसके बाद में इन्होंने बहुत सी मूवीज में हास्य कलाकार के रूप में कार्य करना शुरू किया। अब जैसे हम बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में, बदरुद्दीन काजी जो हैं वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? जॉनी वॉकर का नाम आपने सुना होगा। जॉनी वॉकर का ओरिजिनल नाम जो था ना वो था बदरुद्दीन काजी। हरि कृष्ण गोस्वामी ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो ये मनोज कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और बाद में जब इन्होंने देशभक्ति टाइप की मूवीज बनाई तो फिर इनका एक नाम और पड़ गया था, भारत कुमार। लेकिन मूल नाम इनका जो था वो था हरि कृष्ण गोस्वामी। मोहम्मद यूसुफ खान के बारे में आपको पता ही होगा, ये किस रूप से बॉलीवुड में प्रसिद्ध हुए थे? दिलीप कुमार नाम आपने जरूर सुना होगा। तो दिलीप कुमार जो एक अभिनेता रहे हैं हमारे हिंदी सिनेमा के, उनका मूल नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। आज जॉनी लीवर का जन्मदिन है, इनको भी बहुत बहुत बधाई हो। अब चलो हम इनके बारे में जान लेते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा और नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं। ये एक क्या रह चुके हैं, पहले आप एक क्वेश्चन बताओ। प्रवीण आमरे किस खेल से संबंधित हैं? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रवीण आमरे जल्दी जल्दी बता दीजिए। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना क्रिकेट तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये हमारे भारत के क्रिकेटर रह चुके हैं प्रवीण आमरे, और इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 1968 में, ठीक है ना। चलिए कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? मुंबई में इनका जन्म हुआ था। टेस्ट क्रिकेट में ये खेल चुके हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन रहे हैं।
और जब हम बात करें इनका नाम क्या है, प्रवीण कल्याण आमरे, ठीक है ना, तो ये इनका पूरा नाम है। वैसे ये प्रवीण आमरे के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अब ऐसे अगर हम बात करें, इन्होंने अपना लास्ट ओडीआई कब खेला था, 1994 की बात है। उसके बाद से इन्होंने कोई भी मैच नहीं खेला था। 1991 में ओडीआई में इन्होंने डेब्यू किया था और 1994 तक ये खेलते रहे थे। तो आज प्रवीण आमरे जो हैं उनका भी क्या है, जन्मदिन है। इनको भी बहुत बहुत बधाई हो। जब हम ओडीआई क्रिकेट की बात करते हैं तो चलो मैं दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, एक ओडीआई के बारे में और एक पूछता हूं मैं आपसे T20 के बारे में। आप ये बताइएगा कि भारत ने कितनी बार ओडीआई विश्व कप अपने नाम किया है। तो नाम आता है 2 बार। तो पहली बार हमारे भारतीय ने, यानी कि हमारे भारतीय टीम ने कब वर्ल्ड कप जीता था, वनडे वर्ल्ड कप, तो बात है 1983 की। दूसरी बार ओडीआई वर्ल्ड कप हमने कब जीता था, 2011 में जीता था। 1983 में हमारे कप्तान कौन थे, कपिल देव थे। और 2011 में हमारे कप्तान कौन थे, MS धोनी थे। वहीं जब आपसे पूछा जाए कि भारतीय टीम ने कितनी बार T20 विश्व कप अपने नाम किया है, तो भी आप लिखेंगे 2 बार किया है। पहली बार कब किया था, 2007 में, जब हमारे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। और दूसरी बार T20 विश्व कप हमने कब जीता, अभी हाल ही में जीता है 2024 में, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ। और उसमें हमारे कप्तान कौन रहे, रोहित शर्मा। और इस 2024 में T20 वर्ल्ड कप को जीतने के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और जो हमारे ऑलराउंडर रह चुके हैं जड्डू, उन्होंने क्या कर दिया, संन्यास ले लिया T20 फॉर्मेट से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आज प्रवीण आमरे, प्रवीण कल्याण आमरे का जन्मदिन है। उनको बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रवीण आमरे की कुछ झलकियां। चलिए जी, अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा। इनके बारे में पहले आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। तिरुपत्तूर वेंकटचलम रामकृष्णन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपने, सॉरी इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, आपको इसमें लिख देना है 2001। इनको 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री जो कि हमारे भारत का चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वैसे ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, शॉर्ट में इनका नाम लिया जाता है टीवी रामकृष्णन। तो टीवी रामकृष्णन, जिनका पूरा नाम है तिरुपत्तूर वेंकटचलम रामकृष्णन, इनका भी आज जन्मदिन है। इनका जन्म आज ही के दिन 1941 में हुआ था। और जैसे हम बात करें इन्होंने किस रूप में नाम कमाया है हमारे भारत में, तो ये हमारे भारत के एक भौतिकी विज्ञानी हैं। भौतिकी वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है, यानी कि भौतिकी जिसे हम फिजिक्स कहते हैं, तो फिजिक्स से संबंधित ये बेहतरीन विज्ञानी रह चुके हैं हमारे भारत के। और कुछ समय ये त्रिपुरा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में भी कार्यरत रहे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मद्रास में। और ये जो मद्रास क्षेत्र है ये कहाँ पर पड़ता है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु। मूल रूप से तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं टीवी रामकृष्णन, जिनका आज जन्मदिन है। इनको 1983 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2001 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। चलिए जी, अब हम उनके बारे में बातें करेंगे जिनकी आज जयंती है और जिनकी आज पुण्यतिथि है। लेकिन शुरुआत करेंगे हम जयंती से। चलिए, इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा। इनका नाम है कुलदीप नैयर। कुलदीप नैयर के बारे में शायद आपने सुना भी हो, और नहीं सुना है तो कोई बात नहीं।
अभी आपको पता लग गया है। आज ही के दिन 1924 में कुलदीप नैयर का जन्म हुआ था। कहां पर? सियालकोट में। और ये जो सियालकोट है उस समय तो हमारे भारत का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। इनकी मृत्यु 23 अगस्त 2018 में हुई थी। कहां पर? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में। तो दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। ये किस रूप में हमारे यहाँ पर प्रसिद्ध रहे? तो आप कहेंगे ये हमारे भारत में क्या रहे हैं? ये एक बेहतरीन लेखक की भूमिका निभा चुके हैं और ये हमारे भारत के एक पत्रकार भी रह चुके हैं। इनके द्वारा अगर हम कुछ लेखनी की बात करें तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी, एक इनकी रचनाएं शायद आपने सुनी होगी, नाम भी सुना होगा, बिटवीन द लाइन्स। ये बड़ा ही फेमस डायलॉग माना जाता है जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और आप सिलेबस समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो वर्ड है ना, 3 शब्द यूज किए जाते हैं, बिटवीन द लाइन्स, यानी कि लाइन के जो वर्ड लिखे हुए हैं उनके बीच का जो भाव क्या है वो हमें समझना होता है जब हम किसी सिलेबस को पढ़ रहे होते हैं। हालांकि इसका और यूपीएससी सिलेबस का कोई भी वो नहीं है, लेकिन मैंने शब्दों की बात कही है, ठीक है। तो बिटवीन द लाइन्स नाम से इनकी एक क्या है, पुस्तक है। एक इनकी और रचना है डिस्टेंट नेवर। एक और रचना भी है इनकी, इंडिया आफ्टर नेहरू। तो ये रचना चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, इंडिया आफ्टर नेहरू नाम की रचना किसके द्वारा लिखित है? तो फिर नाम आता है कुलदीप नैयर का। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप नाम से भी इनकी एक रचना है, द डे लुक्स ओल्ड। ये नाम जो है, इस नाम की रचना भी इनके द्वारा लिखित है, द डे लुक्स ओल्ड, ठीक है ना। कुलदीप नैयर, जिनको ऐसा कहा जाता है कि एक पुरस्कार दिया गया था, एल्यूमिनी मेरिट अवार्ड, 1999 के आसपास की बात है। और ऐसा कहा जाता है कि ये प्रसिद्ध लेखक होने के साथ साथ एक पत्रकार भी थे। भारत सरकार के प्रेस सूचना अधिकारी के पद पर भी इन्होंने कई समय तक कार्य किया और कई ये न्यूज़पेपर के साथ जुड़े रहे, जैसे कि स्टेटसमैन, द स्टेटसमैन का नाम आपने सुना होगा, इंडियन एक्सप्रेस का नाम आपने सुना होगा। और ऐसा कहा जाता है कि 25 सालों तक द टाइम्स लंदन के ये क्या रहे, संवाददाता रहे। लेकिन आपने द टाइम्स का नाम सुना होगा। द टाइम्स जो है वो लंदन में स्थित एक ब्रिटिश दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1785 के आसपास में हुई थी, द डेली यूनिवर्सल रजिस्टर के नाम से। लेकिन 1 जनवरी 1788 को उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? द टाइम्स रख दिया गया। फिर हमारे भारत में भी द टाइम्स की एक शाखा आप कह सकते हैं वो खोली गई, जिसे हम द टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बताएंगे। ये जो मैंने लिखा है 1785, 1788, तो ये तो है क्या, द टाइम्स लंदन में, लंदन की बात हो रही है। लेकिन भारत में जो खोली गई एक विंग द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना 1838 को की गई थी। अगर आपने बी ऑप्शन टिक किया है तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना 3 नवंबर 1838 को ब्रिटिश साम्राज्य के समय में की गई थी। इससे पहले बम्बई टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के नाम से इसे जाना जाता था। इसका भी नामकरण कब किया गया था? 1861 में किया गया था नामकरण, और फिर इसका नाम बदलकर टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। लेकिन जब स्थापना की गई थी तो फिर क्या नाम था इसका? अभी मैंने आपको बता दिया। 1850 के आसपास कहा जाता है कि ये दिल्ली आने लगा। उससे पहले ये शनिवार को आया करता था और बुधवार को ये प्रकाशित हुआ करता था। 1850 के बाद में ये दिल्ली प्रकाशित होने लगा। भारत में सबसे ज्यादा प्रसारित होने वाला अंग्रेजी भाषा का अखबार कौन सा है? द टाइम्स। इसके अलग अलग संस्करण हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद। तो इस प्रकार आपको कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी है।
अगर आपने इसका जवाब ऑप्शन बी दिया है तो बखूबी आपने अच्छा जवाब दिया है, अति उत्तम। अब चलो जी चलते हैं हम उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जिनकी आज पुण्यतिथि है। इनके बारे में शायद आपने जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आपको अभी बता देते हैं। खाशाबा, खाशाबा जाधव के बारे में आपने नाम सुना होगा। इनका जन्म 15 जनवरी 1926 को हुआ था। कहाँ पे? सतारा में। और ये जो सतारा क्षेत्र है कहाँ पर पड़ता है? तो ये तो महाराष्ट्र का एरिया है। आजादी से पहले इनका जन्म हुआ था 1926 में और इनकी मृत्यु 14 अगस्त 1984 को हुई थी हमारे भारत में ही। किस रूप में ये बड़े प्रसिद्ध हुए? तो ये हमारे भारत के एक बेहतरीन कुश्ती के खिलाड़ी रहे। ठीक है, कुश्ती के ये क्या थे? पहलवान थे। इनकी फोटो से आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग गया होगा। इन्होंने पहलवान के रूप में बड़ी प्रसिद्धि पाई और इनके नाम एक आप कह सकते हैं रिकॉर्ड है। हमारे भारत के लिए आजादी के बाद सबसे पहला व्यक्तिगत पदक कौन लेकर आया था? तो नाम आता है खाशाबा दादा साहेब जादव का। क्या आप बता सकते हैं खाशाबा दादा साहेब जादव ने किस वर्ष भारत के लिए ओलंपिक पदक जीता था? अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। जल्दी से आप बताओ। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना 1952 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। आजादी के बाद ओलंपिक खेलों में पहला व्यक्तिगत मेडल कोई लेकर आया तो नाम आप लिख देना खाशाबा जाधव का। इन्होंने 1952 में ओलंपिक मेडल जीता था और वो कौन सा मेडल था उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो पदक था कांस्य पदक, जिसे हम इंग्लिश में कह देते हैं ब्रोंज मेडल। तो इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था, पहला व्यक्तिगत मेडल आजादी के बाद ये माना जाता है। और अगर हम बात करें 1952 के जो ओलंपिक खेल हुए थे वो फिर कहाँ पे हुए थे उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। हेलसिंकी, हेलसिंकी में हुए थे। और अभी 2024 में आपको पता है ओलंपिक खेल खत्म हो चुके हैं, 11 अगस्त को खत्म हुए थे। और ये कहाँ पे हुए थे? पेरिस में। और पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में। तो अभी पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल किसने जीते थे? यानी कि एक रिकॉर्ड बना दिया मनु भाकर ने। एक ही किसी ओलंपिक के एक ही सत्र में 2 मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो मनु भाकर का नाम लिख देना, जो कि एक महिला निशानेबाज खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो बात हो रही थी खाशाबा दादा साहेब जादव के बारे में, जिन्होंने ये पहली बार हमारे लिए आजादी के बाद ओलंपिक पदक जीता था। ठीक है, वैसे तो 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने फिर से गोल्ड मेडल हासिल किया था, लेकिन चर्चा सोने से ज्यादा इस कांस्य पदक की होती है जिसे पहलवान खाशाबा जाधव ने जीता था। इनको एक सरनेम दिया जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है? पॉकेट डायनमो के नाम से इनको जाना जाता है। पॉकेट डायनमो के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो फिर नाम आएगा जाधव का। ठीक है, जिनकी हम बात कर रहे हैं। चलिए, हालांकि इनको बहुत कम लोग जानते हैं, शायद आपने नाम भी ना सुना हो। तो आज इनकी क्या है? पुण्यतिथि है, हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब चलो जी हम इनके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलो, इनका नाम क्या है? राकेश। ये बड़े ही क्या हैं? प्रसिद्ध व्यापारी रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला के बारे में थोड़ा सा आपको मैं पहले बता देता हूं, फिर आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। 5 जुलाई 1960 को इनका जन्म हैदराबाद में हुआ। वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हैदराबाद कहाँ पर पड़ता है? तो ये तो तेलंगाना की राजधानी है। लेकिन जब इनका जन्म हुआ 1960 में, उस समय तेलंगाना नाम की कोई भी चीज नहीं थी। तेलंगाना का उद्भव 2014 में हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग करते हुए। तो पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 2014 के बाद
जैसे तेलंगाना बना तो उसकी राजधानी बना दी गई हैदराबाद, और उसी हैदराबाद में जन्म हुआ था राकेश झुनझुनवाला का, जो कि एक प्रसिद्ध व्यापारी रहे हमारे भारत के। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2022 में हो गई थी, मुंबई में एक हॉस्पिटल में, जिसे हम कैंडी हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए तो ये हमारे क्या रहे हैं, भारत के बड़े प्रसिद्ध इन्वेस्टर रहे हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, निवेशक रहे हैं। और साथ में इनके बारे में कहा जाता है कि ये शेयर व्यापारी रहे हैं, शेयर व्यापारी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, इनके बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत के शेयर बाजार के सबसे बेहतरीन निवेशक राकेश झुनझुनवाला किस नाम से मशहूर मशहूर हुए? जल्दी से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। अगर आपने इसमें लिखा होगा वॉरेन बफेट तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। वॉरेन बफेट के अलावा इनको कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो इनको बिग बुल की संज्ञा भी दी गई थी। बिग बुल के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो भी नाम आएगा राकेश झुनझुनवाला का। बाबू के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? एक राजनेता का नाम शायद आपने सुना होगा, बाबू जगजीवन राम, ठीक है ना। और द वॉल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? राहुल द्रविड़, जो कि हमारे भारत के टेस्ट मैच के एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं राहुल द्रविड़। अभी थोड़े दिन पहले जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो हमारी भारतीय टीम के कोच की भूमिका निभा रहे थे, और टेस्ट मैच में बड़े बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। हालांकि ओडीआई में भी इनका काफी अच्छा आप कहेंगे कैरियर रहा, लेकिन टेस्ट की वजह से इनको जाना जाता है। राहुल द्रविड़ को कभी भी आउट नहीं होते थे जल्दी से। शेर ए कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम बात कर रहे थे राकेश झुनझुनवाला की, जिन्होंने अपने शुरुआती दौर में बिजनेस में 5,000 रुपए लगाए थे और उसको 18,000 करोड़ तक पहुंचा दिया था। तो इस प्रकार के निवेशक थे, और सबसे अमीर व्यक्तियों में से नाम आता है इनका राकेश झुनझुनवाला का। रेयर इंटरप्राइज के नाम से स्टॉक ट्रेडिंग फर्म भी इन्होंने चलाई थी, जिसका कार्य ये स्वयं संभाला करते थे। तो इनकी मृत्यु हो गई थी आज ही के दिन 2022 में। कहाँ पे? हॉस्पिटल में, कैंडी हॉस्पिटल। तो इनको भी हम नमन करते हैं। अब चलो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रसिद्ध भारतीय कवि और साहित्यकार चंद्रकांत देवताले का जन्म किस राज्य में हुआ? अगर आपने इसमें लिखा होगा मध्य प्रदेश तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका नाम क्या है? चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत देवताले के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। इनका जन्म 7 नवंबर 1936 को हुआ था। कहाँ पे? बैतूल जिले का नाम आपने सुना होगा, बैतूल। ये जो बैतूल क्षेत्र है कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आज ही के दिन 2017 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये हमारे भारत के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से माने जाते हैं। इनके द्वारा कई रचनाएं लिखी गई थी। एक रचना इनकी आती है हड्डियों में छिपा जवर, तो शायद आपने वो नाम भी सुना होगा, जो कि 1973 के आसपास में लिखी गई थी। हड्डियों में छिपा जवर जो रचना है वो किसके द्वारा लिखित है? चंद्रकांत देवताले। दीवारों पर खून से, जो कि 1975 की है, वो भी इन्होंने लिखी थी। मां पर नहीं लिख सकता, इस प्रकार की कविता है इनके द्वारा लिखित, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये ऐसे साहित्यकार थे, साहित्य के क्षेत्र में इनको साहित्य का दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, जिसे हम साहित्य अकादमी पुरस्कार के नाम से जानते हैं। साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा माना जाता है? तो हम कहते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार को। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार
और ये कब दिया गया? 2012 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। भवभूति अलंकरण से भी इनको सम्मानित किया गया था 2003 में। ऐसा कहा जाता है कि देश की 24 भाषाओं में इन्होंने अपने साहित्य का योगदान दिया था। तो ऐसे प्रख्यात ये साहित्यकार रह चुके हैं चंद्रकांत देवताले, जिनकी आज क्या है? पुण्यतिथि है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी आधुनिक चुनौतियों पर इन्होंने क्या दिया था? विचार विमर्श दिया। दलित वर्ग, वंचितों के लिए, आदिवासियों के लिए, शोषितों के लिए इन्होंने अपने साहित्य में कुछ क्या है? रचनाएं लिखी। तो इस प्रकार के थे ये। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। शायद आपने इनका नाम सुना होगा। पहले चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। भारत के एल्विस प्रेस्ली के नाम से मशहूर अभिनेता कौन थे? तो फिर आप किसका नाम यहां पर लिखना पसंद करेंगे? जल्दी से बताइएगा। भारत के एल्विस प्रेस्ली के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए थे? अगर आपने ए ऑप्शन टिक किया होगा शम्मी कपूर, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे ये शम्मी कपूर। शम्मू कपूर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम हासिल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। शम्मी कपूर, ये चेहरा तो आपने मूवीज में देखा होगा। पुरानी मूवीज अगर आपने ना भी देखी हो तो कोई बात नहीं। 21 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। उस समय उसे हम क्या बोलते थे? मुंबई के नाम से जानते थे। और ये कहाँ पर है? तो ये तो महाराष्ट्र की राजधानी है। तो आज़ादी से पहले इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2011 में हुई थी। कहाँ पर? मुंबई में ही हुई। पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे ये, और इनके एक और भाई भी रहे हैं जिनके बारे में आप जानते भी होंगे। और उनके बारे में चलो मैं बता देता हूं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है राज कपूर। ये जो राज कपूर और शम्मी कपूर हैं, ये दो भाई रहे हैं और इनके पिता का नाम क्या था? पृथ्वीराज कपूर। तो पृथ्वीराज कपूर के बाद से जो है ये कपूर खानदान बॉलीवुड की आप कह सकते हैं दुनिया का हिस्सा रहा है। ठीक है ना, पृथ्वीराज कपूर। तो पुरानी मूवीज शायद आपने देखी भी होंगी। फिल्मों के पहले सिंगिंग डांसिंग स्टार माने जाते हैं शम्मी कपूर। रंगमंच के जाने माने अदाकार और फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के ये दूसरे बेटे थे। इनका मूल नाम क्या था? शमशेर राज कपूर इनका नाम था। लेकिन ये प्रसिद्ध किस वजह से हुए? अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध हुए और शम्मी कपूर के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है। जब ये प्रसिद्ध हुए थे उस समय और कौन कौन से बॉलीवुड में नेता उभर रहे थे? तो आपने देव आनंद का नाम सुना होगा, दिलीप कुमार का नाम आपने सुना होगा। ये उसी समय की बातें हैं जब ये प्रसिद्ध हो रहे थे। उस समय पैरेलल में वो भी चल रहे थे। तो इनकी एक पहली मूवी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनकी पहली मूवी थी जीवन ज्योति नाम की, जीवन ज्योति। ठीक है। तो ये बात है 1963 के आसपास की, जब इन्होंने बॉलीवुड में इस फिल्म में काम किया था। 1961 में एक मूवी इनकी आई थी। वो मूवी जो है वो इनके करियर का बेहतरीन पॉइंट साबित हुई थी। जंगली नाम की एक मूवी थी। उस मूवी के बाद ये जो हैं वो बड़े प्रसिद्ध हो गए थे। तो इनके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसे दिखते थे शम्मी कपूर अपने ज़माने में। ठीक है। इनकी बहुत सी मूवीज़ हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और आपने जो पुराने टाइप के सॉन्ग सुने होंगे उनमें ये चेहरा भी आपको कभी कभार देखने को मिल जाता होगा। चलो जी, अब हम इनके बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। पहले जब हम बात करें इनका नाम क्या है, चलो ये पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रहे हैं पहले, और इनका नाम है एडोर्ड गोबर्ट। एडोर्ड गोबर्ट के बारे में जब हम बात करें, इनका जन्म 29 जुलाई 1894 को हुआ था। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1979 में हुई थी। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे ये? इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे।
ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें पुडुचेरी राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। और पहले पुडुचेरी को क्या कहा जाता था? पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था, जो कि एक राज्य के रूप में बड़ा मशहूर रहा। और वहाँ पहले मुख्यमंत्री हमें देखने को मिलते थे, और ये मुख्यमंत्री बने थे जो पहले मुख्यमंत्री वहाँ के माने जाते हैं। और सीएम के रूप में कब से कब तक इन्होंने कार्य किया था? 1 जुलाई 1963 से लेकर 24 अगस्त 1964 तक ये सीएम की भूमिका में रहे। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो आपको पता है पुडुचेरी क्या है? ये एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पर अब क्या बनाए जाते हैं? यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जाते हैं, हिंदी में कहें तो उपराज्यपाल बनाए जाते हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले आपने देखा था कि राष्ट्रपति के द्वारा 6 नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई और 3 राज्यपालों में अदला बदली की गई, और उनके साथ में ही एक यूटी पुडुचेरी में नए उपराज्यपाल की नियुक्ति भी की गई थी। तो फिर किसका नाम आएगा? वर्तमान में कौन है उपराज्यपाल यहाँ के? कुनिलियन कैलाश नाथन जो है ना, वो अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है इनकी। हाल ही में नियुक्ति, हाल ही में कितना समय हुआ है? तो 31 जुलाई की बात है, और आज क्या है? आज 14 तारीख है, तो ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2 हफ्ते मान के चल लीजिए, ठीक है। इनसे पहले पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन थे? तो नाम आता है सीपी राधाकृष्णन का, जो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ठीक है। इनसे पहले, यहां पे लिख देता हूं, इनसे पहले थे ये। अब बाकी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे विनय कुमार सक्सेना की बात की जाए तो विनय कुमार सक्सेना जो है वो कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं? तो वो तो दिल्ली के हैं। मनोज सिन्हा की बात की जाए तो ये तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के क्या हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? अब आपसे पूछा जाए लद्दाख के बारे में, लद्दाख यूटी के बारे में आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। अब चलो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं, शायद आपने इनका नाम सुना भी होगा। इनका नाम क्या है? केसरी सिंह बारहट। अब चलो इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी एवं लेखक केसरी सिंह बारहट का संबंध किस क्षेत्र से था? अगर आपने इसमें लिखा होगा राजस्थान तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। मूल रूप से कहां से बिलोंग करते थे ये? राजस्थान से। अगर हम वर्तमान की दृष्टि से देखें तो 21 नवंबर 1872 को इनका जन्म हुआ था। एक जगह पड़ती है वहां पर शाहपुरा नाम से, शाहपुरा में भी एक जगह पड़ती है देवपुरा, जो कि राजस्थान का हिस्सा है, तो वहीं से बिलोंग करते थे ये। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1941 में हुई थी, ठीक है। और ऐसे कहा जाता है कि ये हमारे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रहे। और साथ में क्या करते थे ये? लेखनी भी किया करते थे, यानी कि एक अच्छे कवि भी माने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 1920-21 में वर्धा नाम की जगह होती थी वहां, तो वर्धा में केसरी जी के नाम से राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र इन्होंने शुरू किया था। लेकिन इसके पहले संपादक कौन रहे थे? विजय सिंह पथिक रहे थे। और वर्धा में ही उनका महात्मा गांधी से अच्छी मुलाकात हुई, उनके साथ दोस्ताना संबंध बने, ठीक है। केसरी सिंह बारहट का नाम इतना प्रसिद्ध था कि उनका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय के श्रेष्ठ नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अमृतसर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में इनको जेल से छुड़ाने का प्रस्ताव पेश किया था। तो आप मान सकते हैं केसरी सिंह बारहट कोई आम व्यक्ति नहीं थे। कई भाषाओं का इनको ज्ञान था, जैसे कि बांग्ला, मराठी, गुजराती। इतिहास के बारे में अच्छे ज्ञाता रहे, एक अच्छे लेखक रहे, खगोल शास्त्री, ज्योतिष विद्या का इन्होंने अध्ययन किया, अच्छी अच्छी इन्होंने क्या है पुस्तकें पढ़ी और विद्वान कहलाए। और एक इनके बेटे का नाम आता है प्रताप सिंह बारहट, शायद आपने नाम सुना होगा। रास बिहारी बोस ने जब
लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की गाड़ी पर बम फेंकने का प्रयास किया था, तो उस घटना में केसरी सिंह बहारट के बेटे प्रताप सिंह बहारट भी शामिल थे। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है और भी इनके बारे में आप ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी आज जयंती है या फिर पुण्यतिथि है उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगी, केवल करंट अफेयर्स की कक्षा जो होती है उसकी PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाती है टेलीग्राम पे, अन्यथा आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जो लिंक हैं वो आपको इस कक्षा की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप अलग से भी सर्च कर सकते हैं एड्यूरोही 24। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।